हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन की जो नई बुक आई है, जिसमें 38वीं बीपीएससी से 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन के प्रश्नों को शामिल किया गया है। उसके अंतर्गत हम लोग फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बीपीएससी पीटी में हर साल साइंस से लगभग 30 प्रश्नों को पूछा जाता है। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। तो ये वीडियो उनको मार्क्स बढ़ाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न तत्वों में किनमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन और नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है और तांबा का परमाणु संख्या 29 होता है। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रम इकाई है, तो एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की इकाई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक एंगस्ट्रम 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रम जो है वो 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर होता है और ये तरंगदैर्घ्य की इकाई है। और तरंगदैर्घ्य का एसआई यूनिट मीटर होता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। वेग को मीटर पर सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष जो है इसको लाइट ईयर कहते हैं, तो एल वाई लिख रहे हैं। 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर के बराबर होता है। समय का एसआई यूनिट सेकंड होता है। गति का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है और प्रकाश तीव्रता का एसआई यूनिट कैंडेला होता है। नेक्स्ट है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो प्रयोग होता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं और इसका फॉर्मूला होता है SiO2। नेक्स्ट है, हर्ट्ज में क्या माना जाता है? यहाँ पे मापा होगा। हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आवृत्ति का एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है और इसको एच और जेड से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है, आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीटर पर सेकंड वेग या चाल का एसआई यूनिट है। रेडियन प्लेन एंगल का एसआई यूनिट है और वॉट जो है वो पावर का एसआई यूनिट है। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति का इकाई वॉट होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का इकाई है। वोल्ट वोल्टेज का इकाई है और कूलम्ब चार्ज या आवेश का इकाई है। नेक्स्ट है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। दृश्य स्पेक्ट्रम उसे कहते हैं जिस लाइट को हम लोग देख सकते हैं। तो 3800 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम तक दृश्य स्पेक्ट्रम होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम। 3800 से कम तरंग दायरे वाले लाइट अल्ट्रावायलेट होते हैं और 7600 से ज्यादा तरंग दायरे वाले लाइट इंफ्रारेड लाइट होते हैं। नेक्स्ट है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? मतलब कि सौर विकिरण का स्पेक्ट्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 400 से 700 नैनोमीटर। विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है 380 नैनोमीटर से लेकर के 760 नैनोमीटर तक। तो उस लिहाज से सूर्य का जो विकिरण होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। नेक्स्ट है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा साइक्रोमीटर से भी सापेक्षित आर्द्रता का मापन किया जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव्य या जल के तुलनात्मक घनत्व का माप किया जाता है। पायरोमीटर से टेम्परेचर मापा जाता है और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का माप किया जाता है। नेक्स्ट है, दाब की इकाई क्या है? तो दाब जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया हुआ बल है। P इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा इसका एसआई यूनिट होता है पास्कल।
तो ऑप्शन ए यहाँ पर पास्कल नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। न्यूटन बल का इकाई है और न्यूटन मीटर टॉर्क का इकाई है। नेक्स्ट है दाब का मात्रक है। दाब या प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं F बाई ए, मतलब फोर्स बाई एरिया। उसके बाद हम लोग फोर्स को क्या लिख सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू मास इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया को हम लोग लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। मास का एसआई यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा प्रेशर का एक और मात्रक बन जाता है केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? क्वांटिटी दो तरह की होती है, सदिश और अदिश। वैसी राशि जिसमें दिशा के साथ परिमाण हो उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं, और वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसे हम अदिश राशि कहते हैं, उसमें कोई दिशा नहीं होती है। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार दाब जो है तो ये अदिश राशि है, जबकि बल, वेग और त्वरण ये तीनों सदिश राशि है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो यहाँ पर भी अदिश राशि पूछ रहा है। वेग, विस्थापन और टॉर्क ये तीनों सदिश राशि है, जबकि गति अदिश राशि है। गति को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर यहाँ पर विस्थापन होता तो वो सदिश राशि होता। नेक्स्ट है यदि धरती की घूमने की गति या घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य पर रखा पिंड का वजन। ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घट जाएगा। किसी भी परिक्रमा करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। गुरुत्वाकर्षण सेंटर की तरफ लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लगेगा, जिसके कारण होता क्या है कि भूमध्य रेखा पर रखे हुए पिंड का वजन कम दर्ज किया जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकृति। किसी भी वस्तु की विमा में आए परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहा जाता है। बल का ऐसा यूनिट फोर्स होता है, दाब का पास्कल होता है, और प्रतिबल का ऐसा यूनिट भी पास्कल होता है। नेक्स्ट है सही कथन चुनिए। पहला कथन है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, तो ये गलत है। दूसरा कथन है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, ये कथन सही है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से अधिक होता है, जबकि बैंगनी प्रकाश का फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति लाल प्रकाश से अधिक होता है। नेक्स्ट है बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, ये गलत है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से ज्यादा होता है, तो ये भी गलत है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और आवृत्ति सबसे अधिक होती है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। नेक्स्ट है जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण है। पानी पर जब साबुन की फिल्म बनती है या बुलबुला बनता है तो उसमें मल्टी कलर का रंग दिखाई पड़ता है, काफी सुंदर दिखाई देता है। उस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण जो बुलबुला होता है वो सुंदर और रंगीन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो देखिए परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उस लिहाज से धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस हुआ या केंद्रक हुआ, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, न्यूक्लियस। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में स्थित है तो उसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। नेक्स्ट है एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन होने को कहते हैं। जब कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तन होता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, या सब्लिमेशन कहा जाता है। कपूर जो है सब्लिमेशन के द्वारा उड़ जाता है, कपूर या नेफ्थलीन बॉल। जब कोई द्रव
सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस क्रिया को वाष्पन कहा जाता है। जब कोई गैस तरल में परिवर्तित होती है तो उसे संघनन कहा जाता है। नेक्स्ट है वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है कहलाता है। वो ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं उसे त्रियक बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, या ट्रिपल पॉइंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉस्मिक किरणें हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक आवेशित कण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। नेक्स्ट है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है जनरेशन के लिए। नेक्स्ट है रडार का आविष्कारक कौन था? तो रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। और रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट है गॉड पार्टिकल है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिग्स बोसन। हिग्स बोसन एक मूल कण है जिसकी परिकल्पना 1964 ईस्वी में की गई थी। और हिग्स बोसन की खोज करने वाले वैज्ञानिक पीटर डब्ल्यू हिग्स और डब्ल्यू एगलर्ट हैं और इन्हें वर्ष 2013 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में। सर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके काम के लिए और उनके नाम पर प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था, रमन इफेक्ट के लिए। और भारत में अब तक कुल 9 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है और सबसे पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 ईस्वी में। और अभी रिसेंटली अर्थशास्त्र के लिए अभिजीत बनर्जी को 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन की खोज की थी और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। नेक्स्ट है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइट ब्रदर्स ने। ऑप्शन ए हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन 10 टू द पावर -6 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पर सारे ऑप्शंस मिलीमीटर में हैं, तो इसको हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 माइक्रोन 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, और माइक्रोन को म्यू से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ पर हम लोग फ़ारेनहाइट का वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी सेल्सियस का वैल्यू पुट करेंगे 9/5 इंटू 40 प्लस 32। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72 प्लस 32 इज इक्वल टू 104 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी मिश्रण के विभिन्न पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? और ये प्रश्न 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जामिनेशन 2022 को पूछा गया था और ये एग्जाम 30 सितंबर को हुआ था। तो गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। गैलीलियो के अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। और उसके बाद न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले गैलीलियो ने गति का नियम दिया था। नेक्स्ट है लोलक की काल अवधि, टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करती है? तो लोलक की काल अवधि लोलक के लंबाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लोलक की काल अवधि होती है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और यहाँ पर पाई और जी जो है वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट है बल गुणनफल है, तो बल का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। नेक्स्ट है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है?
त्वरण या एक्सेलरेशन किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। यहाँ पर v जो है आपका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, u इनिशियल वेलोसिटी है और t जो है समय है। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है अपकेंद्रन। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये वह प्रतिक्रिया बल है जो कि अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है और इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आयतन। आयतन को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन, वेग और बल सदिश राशि है। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो संवेग का फॉर्मूला होता है या मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी और यहाँ पे पूछ रहा है संवेग और वेग के अनुपात से। तो P बाई वी संवेग और वेग के अनुपात से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? द्रव्यमान प्राप्त करेंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो 1 किलोमीटर दूरी 1000 मीटर के बराबर होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम 10 टू द पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 टू द पावर -12 ग्राम के बराबर। नेक्स्ट है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। लिफ्ट अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे, उस समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति के द्वारा कोई दबाव नहीं पड़ता है, जिस कारण उसके द्वारा लगा हुआ बल शून्य के बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रही है तो ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया था जो कि मई में हुआ था। निर्वात की स्थिति में वायु का प्रतिरोध जो है वो शून्य हो जाता है, जिस कारण रबर की गेंद, लकड़ी की गेंद और पंख समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुदैर्घ्य। और अनुदैर्घ्य तरंग उस तरंग को कहा जाता है जिसमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा में या विपरीत दिशा में होता है। नेक्स्ट है रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के द्वारा। ऑप्शन ए रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अगर एक साथ रख दिया जाएगा तो ऊर्ध्वपातन के कारण नेफ्थलीन बॉल कुछ समय के बाद वाष्प बन जाएगा और रेत अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति का इकाई होता है वाट, एम्पियर करंट का, वोल्ट वोल्टेज का और कूलम्ब चार्ज का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं, ये सही है। एम मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ या विद्युत वाहक बल मापा जाता है, ये भी सही है। और गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, तो ये गलत है। गैल्वेनोमीटर से बहुत छोटी विद्युत धारा को मापा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध नहीं विद्युत धारा को मापा जाता है। 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट है टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? टरबाइन या डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा को। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है बैटरी। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हम लोग सोलर सेल के द्वारा किया जा सकता है, सोलर प्लेट्स के हेल्प से किया जा सकता है। नेक्स्ट है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगी। तो बिजली के खर्च को हम लोग किलोवाट आवर में मापते हैं, जो कि पावर इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 1000 के बराबर होता है। ठीक है,
तो 1 किलोवाट आवर जो है वो पावर इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 1000 के बराबर होता है और ये 1 यूनिट के बराबर होता है। तो यहाँ पर 100 वाट का एक बल्ब 10 घंटे तक जल रहा है। तो जो यूनिट कंज्यूम होगा वो होगा 1 यूनिट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 इकाई। नेक्स्ट है दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा। ये क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि समानांतर प्रतिरोध को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। सर्किट है, एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम दिया हुआ है और दूसरे प्रतिरोध का मान निकालना है कि क्या है। और इस पूरे सर्किट का प्रतिरोध जो है वो क्या है 1.403 किलो ओम। पैरेलल रेजिस्टेंस या समानांतर प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R का वैल्यू दिया हुआ है 1/1403 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/R2। तो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो R2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4.70 किलो ओम। नेक्स्ट है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डायनेमो। तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में मोटर परिवर्तित करता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में भी मोटर ही परिवर्तित करता है, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से गति आता है। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सोलर सेल का उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में हम लोग हीटर के माध्यम से बदल सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम लोग जनरेटर या डायनेमो का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। तो विद्युत धारा को हम लोग एम मीटर से मापते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापा जाता है और पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ मापा जाता है, विभवांतर। नेक्स्ट है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। एम मीटर से मापी जाती है। रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, 64वीं में भी पूछा गया था और 65वीं में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए। जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा गुजारी जाती है तो वो रंगीन पट्टियों में बट जाती है और वो 7 रंग हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। नेक्स्ट है यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर हो तो उसका फोकस दूरी है। तो ऐनक की शक्ति डी को हम लोग लिखते हैं 1/f डायोप्टर। डायोप्टर जो है ऐनक के पावर का एसआई यूनिट है और यहाँ पर f फोकस दूरी है। तो 2 इज इक्वल टू 1/f। f इज इक्वल टू 1/2 मीटर, 0.5 मीटर और यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 50 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फोकस दूरी हमेशा मीटर में लेंगे। नेक्स्ट है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर की ओर हमेशा संकेत करती है। नेक्स्ट है चुंबकत्व का अनुचुंबकीय या समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। चुंबकत्व के आधार पर फैराडे ने पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया था। डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक पदार्थ या अणुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक पदार्थ। डायामैग्नेटिक पदार्थ या प्रतिचुंबकीय पदार्थ वैसे चुंबकीय पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। अणुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक पदार्थ वैसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर थोड़े से आकर्षित होते हैं और इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर प्लैटिनम। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और लौह चुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं और उसका उदाहरण है लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि।
नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्तिशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होते हैं। नेक्स्ट है आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था? तो आइंस्टाइन को 1921 ईस्वी में भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इन्हें प्रकाश पर वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपेक्षिकता का सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आपेक्षिकता का सिद्धांत या सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव धातु है जिसका उपयोग नाभिक के रिएक्टर में ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो फ्यूज एक तार का छोटा टुकड़ा होता है जो कि टीन और शीशे का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका गलनांक काफी निम्न होता है जो कि शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग या वोल्टेज के बढ़ जाने के कारण ये गलकर टूट जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना को टाला जा सकता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक पारा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अतिचालक का लक्षण है, तो इसका सही उत्तर है शून्य प्रागम्यता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अतिचालक पदार्थ चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेती है और इसे अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देती, अतः इसकी चुंबकीय प्रागम्यता शून्य होती है और अतिचालक का प्रतिरोध शून्य होता है, जिस कारण इलेक्ट्रिक करंट इसमें आसानी से फ्लो करता है। नेक्स्ट है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध। जब किसी अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और वो कुचालक से सुचालक की तरह काम करने लगता है। नेक्स्ट है एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। यह क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है री एग्जामिनेशन में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस घटना को थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। जब किसी संवाहक के दोनों सिरे को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है तो उसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और विद्युत धारा के साथ साथ संवाहक के लंबाई और ऊष्मा के विकास का अवशोषण की घटना होती है, जिसे थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट है ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ठंडक के दिनों में समान तापमान होने के बावजूद तुलनात्मक ढंग से लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी का गुटका कम ठंडा लगता है। नेक्स्ट है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीने के पंखे के द्वारा वाष्पीकरण से हमें आराम की अनुभूति होती है। नेक्स्ट है कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान, तो इसका सही उत्तर है बढ़ जाएगा। कमरे में रखा फ्रिज का दरवाजा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान थोड़ा गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। पहला है कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, तो सही है ये। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, तो ये गलत है। एक्रेलिक एक कृत्रिम ऊन है और रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, गलत कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन का उपयोग नॉनस्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, ये सही है और ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। नेक्स्ट है दो उत्तरोत्तर श्रृंग
अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? किसी भी वेव में दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका एसआई यूनिट मीटर होता है। दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं और जो हाईएस्ट पीक है, किसी भी श्रृंग का हाईएस्ट पीक या किसी भी गर्त का लोएस्ट पीक जो होता है, उसको हम लोग आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी या सा नहीं बदलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, जबकि वेग, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। नेक्स्ट है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तुतः दूरदृष्टि दोष को दूर करता है और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य दर्पण का प्रकार है। तो इसका सही उत्तर है अवतल है। नेक्स्ट है, आवर्धक कांच या मैग्नीफाइंग ग्लास में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो छोटे चीज को बड़ा दिखाता है, तो उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है, तो ध्वनि का वायु में वेग जो है वो अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति पे निर्भर करता है। नेक्स्ट है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, मतलब कि इसमें तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, आकाश नीला लगता है क्योंकि? तो आकाश के नीला लगने का कारण है लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं और इस प्रकीर्णन में बैंगनी व नीले रंग का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी और लाल रंग के प्रकाश प्रकीर्णित होते हैं। यही कारण है कि आकाश नीले रंग का प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? तो रात के समय खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का आवर्तन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है, क्योंकि डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अधिक घनत्व 4 डिग्री पर होता है और डेंसिटी न्यूनतम 4 डिग्री पर होता है पानी का। नेक्स्ट है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट स्केल में मान कितना होता है? यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। 9/5 यहाँ पे C का वैल्यू 50 डिग्री रखेंगे प्लस 32, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 122 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल का स्तर नहीं बदलेगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानी से भरे बीकर में बर्फ तैर रहा है, तो इसका मतलब है वो अपने आयतन के बराबर जल विस्थापित कर रहा है। बर्फ के टुकड़े पिघलने पर जल उसी आयतन को पूरा करेगा, जिस कारण जल का स्तर नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, तो वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति पृष्ठ तनाव के कारण प्राप्त करती है और पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का कारण है। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है, तो सबसे ज्यादा श्यानता शहद में होती है। विस्कोसिटी दिए गए विकल्पों के अनुसार सबसे ज्यादा श्यानता सबसे पहले शहद में है, दूसरे नंबर पर खून का श्यानता सबसे अधिक है, तीसरे नंबर पर जल का और चौथे नंबर पर सबसे कम श्यानता वायु का है। नेक्स्ट है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? तो इसका सही उत्तर है चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। नेक्स्ट है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा, द्रव्यमान नहीं।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिक के संलयन के द्वारा होता है और नाभिक के संलयन वैसी अभिक्रिया को कहा जाता है जब दो छोटे नाभिक के आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और उसमें काफी मात्रा में एनर्जी निकलती है और सूर्य के अंदर दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर के एक हीलियम एटम का निर्माण करते हैं और जिसमें काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया। नेक्स्ट है वर्ष दीर्घतम होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लूटो पर। प्लूटो का वर्ष सबसे ज्यादा दीर्घ होता है। इसकी कक्षीय परिक्रमण काल पृथ्वी से लगभग 248 वर्ष अधिक होता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है जो कि होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति सबसे निम्न कांच में होगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिस वस्तु का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा प्रकाश की गति उसमें सबसे न्यूनतम होगी। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है, तो सूर्य के प्रकाश धरती पर लगभग 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है और यहाँ पर सबसे निकटतम जो ऑप्शन है वो है 8.5 मिनट, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो अप्रॉक्स 8 मिनट में। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर की भाषा फास्ट नहीं है, जबकि बेसिक, सी और फोर्ट्रैन ये तीनों कंप्यूटर की भाषाएं हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक या सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन, जर्मेनियम इन दोनों का उपयोग होता है और यहाँ पर जर्मेनियम है ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि तांबा और चांदी ये दोनों मेटल हैं और ये दोनों विद्युत के सुचालक हैं, जबकि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है और ये भी विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट है परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? पहला है नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और उसका द्रव्यमान नगण्य होता है, तो ये सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है, तो ये भी सही है। और समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में डेटिंग में आदि में प्रयोग होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम का सिद्धांत नाभिक के विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब कोई भारी परमाणु भार वाला तत्व कम परमाणु भार वाले तत्व में टूटता है, उस विखंडन में काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? और ये 67वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें दो छोटे नाभिक जुड़कर अपने से बड़े नाभिक के बनाते हैं और काफी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं। नेक्स्ट है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो वायु में रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और रेडॉन एक अक्रिय गैस है, जबकि हीलियम, नियॉन, आर्गन वायु में पाया जाता है।
नेक्स्ट है बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक वॉट पर आधारित होता है। कितना पावर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उस पर ये आधारित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार सबसे भारी धातु यूरेनियम है और इसका परमाणु भार है 238.08 और इसका परमाणु संख्या 92 होता है। नेक्स्ट है इनसैट 2A कब छोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 जुलाई 1992 को। 10 जुलाई 1992 को इनसैट 2A छोड़ा गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान से जुड़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।